अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है प्रॉब्लम्स दैट मे अकर व्हाइल वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इससे पहले हमने इंटीजर वैल्यूज़ के साथ दो प्रॉब्लम्स देखी थी जिसको हमने अंडरफ्लो और ओवरफ्लो कहा था। अंडरफ्लो में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम मिनिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू असाइन करेंगे तो वो अंडरफ्लो होता है। वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती, वो प्रॉब्लम या एरर क्रिएट कर देती है हमारे प्रोग्राम में। और ओवरफ्लो में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू, चाहे वो एक नंबर ही क्यों ना हो, अगर हम वो असाइन करेंगे तो वो वैल्यू ओवरफ्लो कहलाएगी, क्योंकि हमारे पास उसमें कैपेसिटी नहीं होती हमारी डेटा टाइप में कि वो उस वैल्यू को सेव कर सके, तो उसमें भी एरर आती है। वो इंटीजर प्रॉब्लम्स थी इंटीजर नंबर्स के साथ। हमने सेकंड जो डेटा टाइप पढ़ी थी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हमने पढ़ा था के डेसिमल पॉइंट्स के साथ नंबर्स आते हैं। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 तरह की एरर्स आ सकती हैं जब हम इन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली जो एरर होती है वो हमारे पास होती है कैंसिलेशन एरर। कैंसिलेशन एरर मीन अगर हम एक बहुत छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास एज ए रिजल्ट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो इग्नोर हो जाती है। इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन मैनिपुलेशन या एडिशन। मैनिपुलेशन मीन आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, या फिर आप एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो कोई भी ऑपरेशन मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल वैल्यूज। जब आप दो वैल्यूज ऐसी लेते हैं जिसमें एक बहुत लार्ज है और एक बहुत छोटी है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो लार्ज वैल्यू है वो स्मॉल वैल्यू को कैंसिल कर देती है। कैसे कैंसिल कर देती है? इसमें हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं। इसका हमें पता कैसे चलता है कि हमारा रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आता। लाइक अगर मैंने एक वैल्यू लिखी है 6, फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू लिखी है, ये देखें, ये एक बड़ी वैल्यू लिखी है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है पॉइंट, ठीक है, ये एक बड़ी वैल्यू है। और मैं इसमें प्लस करती हूँ एक वैल्यू को विच इज़ 0.00000। ये एक बहुत कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में वो मुझे क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा? 6589540.00। अब देखें, ये दो वैल्यूज प्लस हुई हैं, एक बहुत लार्जेस्ट वैल्यू है और एक बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लेकिन रिजल्ट में हमारे पास सिर्फ ये वाला जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसका आंसर आ रहा है। स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहे वो बहुत छोटी थी लेकिन वो उसको प्लस करने से उसने कोई इफेक्ट नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैंसिल कर देती है, इसको हम कैंसिलेशन एरर बोलते हैं। अगर आप दोनों वैल्यूज को ऐड अप करे हों तो आपके पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं। इसी तरह अगर मैं इसे माइनस करूं तो तब भी हमारा रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो कैंसिल हो जाती है। ये प्रॉब्लम आती है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ, डेसिमल पॉइंट नंबर्स के साथ। और जो दूसरा हमारे पास एरर आता है वो है अरिथमेटिक अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। इट्स सेम लाइक इंटीजर अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। इसमें क्या होगा कि जब आप दो अंडर फ्लो, अच्छा, सिंपल जो अंडर फ्लो था उसमें क्या था कि आप एक वैल्यू से छोटी वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, जबकि आपके पास इंटीजर ओवरफ्लो में क्या है, अरिथमेटिक अंडरफ्लो में क्या है कि जब आप ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करें कि रिजल्ट में आंसर वो आए जो आपकी मिनिमम वैल्यू से छोटा है। वहाँ पे तो सिर्फ ये था कि आप कोई वैल्यू छोटी असाइन कर देते हैं या छोटी वैल्यू आ जाती है तो वो अंडरफ्लो होता है। अरिथमेटिक अंडरफ्लो मीन जब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास अंडरफ्लो की वैल्यू आ जाए। इट्स मीन कि आपके पास दो वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद ऐसा रिजल्ट आ जाए जो कि मिनिमम
रेंज जो थी उससे छोटा है तो वो आपके पास अरिथमेटिक अंडरफ्लो होगा। अरिथमेटिक अंडरफ्लो occurs when calculation is performed on two very small values. Okay, when we perform, ये यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टू वेरी स्मॉल वैल्यूज। तो वो क्या होगा कि जब हम दो स्मॉल वैल्यूज पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो रिजल्ट में जो छोटी वैल्यू आएगी वो हमारे पास अरिथमेटिक ओवर अंडरफ्लो की। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा ये कंडीशंस आ रही हों, लेकिन ये एक्सपेक्टेड होता है कि अगर आपके पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे हों और आपने सारे ऑपरेशन, सारी स्टेटमेंट सब कुछ ठीक लिखा हो तो उन प्रॉब्लम्स की रीज़न ये भी हो सकती है। अब अगर हम दो बहुत छोटी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो तभी हमारे पास, अगर हम उन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर में भी, लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एग्जांपल 0.000 और इसमें मैं प्लस कर देती हूँ या इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ 0.000 इन दो वैल्यूज़ को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0.6 कर देती हूँ तो मे भी हमें आंसर में ये 000 रिटर्न कर रहा हो, क्योंकि ये बहुत छोटी, ये यहाँ पे मैंने प्रिसीजन पॉइंट्स कम लिखे हैं, आपके पास ये ज़्यादा भी हो सकते हैं कि दो बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं जिनको आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो वो आंसर में आपको 0 दे रहा है, जबकि हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, कोई एक आंसर आना चाहिए। तो जब आप दो बहुत छोटी वैल्यूज़ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो अरिथमेटिक अंडरफ्लो होता है। और थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है अरिथमेटिक ओवरफ्लो। तो ये भी सेम इसी तरह, लेकिन ऑपोजिट कैसे आएगा कि जब आप दो बहुत लार्ज वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। ओवरफ्लो उस वक्त होता है जब मैक्सिमम लिमिट से आप क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं, तो उस वक्त हमारे पास आता है। तो अरिथमेटिक ओवरफ्लो अकर्स व्हेन कैलकुलेशन इज परफॉर्म ऑन टू वेरी लार्ज वैल्यूज आर एवेल्युएटेड। तो हमारे पास ओवरफ्लो, अरिथमेटिक ओवरफ्लो की ऑप्शन या आंसर आ सकता है। अच्छा, अब इसमें आपको जो याद रखना है वो क्या है कि आपके पास अंडरफ्लो और ओवरफ्लो पहले आपने अलग से पढ़ा था, वो इंटीजर पे था और वो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म किए बगैर भी आपके पास आ सकता है। लेकिन अरिथमेटिक अंडरफ्लो और अरिथमेटिक ओवरफ्लो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ है और उस वक्त है जब आप दो बहुत स्मॉल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो आंसर में 0 दे रहा होगा, क्योंकि वो उसकी रेंज से बाहर चला जाएगा, तो उसको आप अरिथमेटिक अंडरफ्लो बोलते हैं। और अगर आप दो बहुत लार्ज वैल्यूज़ को इवेलुएट कर रहे हैं और वो आपके आंसर रेंज से बाहर चला गया है तो वो अरिथमेटिक ओवरफ्लो कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सपोनेंशियल नोटेशंस और साइंटिफिक नोटेशंस, ये आप कल कर चुके हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। रेंज एंड प्रिसिजन भी आपको करा दिया गया है। नेक्स्ट वन इज करेक्टर डेटा टाइप। लेट मी चेक कि ये आप लोगों ने कर ली है या नहीं की। अच्छा, आपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ की हैं, ठीक है। करेक्टर डेटा टाइप हमने अभी तक नहीं की, फ्लोटिंग पॉइंट की है, उनकी एरर्स की हैं, इंटीजर की फ्लोटिंग पॉइंट्स की एरर्स की हैं। अच्छा, करेक्टर डेटा टाइप बेसिकली आपके पास वो डेटा टाइप होती है जिसमें सिंपल आप स्टोर 1 बाइट, आप 1 बाइट डेटा को स्टोर करते हैं और इसको, अच्छा इसका नाम तो है आपके पास करेक्टर, और इसको जब आपने लिखना होता है डेटाबेस के अंदर तो आप इसको लिखते हैं CHAR। और मैं अगर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये C भी स्मॉल होता है, ये कीवर्ड है CHAR। करेक्टर है प्लस आपके पास इसमें 1 बाइट आती है। अब करेक्टर में आपके पास कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो एक सिंगल करेक्टर सिंबल होता है, लाइक A, लाइक बी, लाइक फोर, लाइक एट, ये सारे करेक्टर्स हैं। लेकिन लैंग्वेज में ये करेक्टर उस वक्त बनते हैं जब आप इनको सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जब मैं इसको लिखूंगी ए, अब ये एक करेक्टर है।
अगर मैं लिखूंगी 3, तो ये 3 एक करेक्टर है, इसके अंदर दो वैल्यूज या दो सिंबल्स नहीं आ सकते, ये जो है आपके पास ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 45 जो है वो गलत हो जाएगा। आप सिंगल एनीथिंग, एनी सिंबल, any character, any letter, any digit written inside a single quote is called a character data type। आप इसके अंदर कोई भी सिंबल सेव कर सकते हैं, कोई भी लेटर सेव कर सकते हैं, इसको आप एक करेक्टर बोलते हैं। और ये स्टोर कैसे हो, कितने बाइट्स लेता है, 1 बाइट ये यूज करता है मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए। और जब आपने करेक्टर को इनिशियलाइज करवाना होता है या डिक्लेयर करवाना होता है, जैसे आपने पढ़ा, तो आप क्या लिखते हैं, करेक्टर ए, करेक्टर ए। अब ये एक वेरिएबल बन गया है ए, जिसकी डेटा टाइप क्या है, करेक्टर है। अब ए के अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं लिखूंगी ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्यू। ठीक है, ये बेसिकली वेरिएबल नाम है। यहाँ पे मैं ए के बजाय कुछ और लिख देती हूँ, CH1, कि ये फर्स्ट करेक्टर है। तो CH1 इक्वल्स टू दिस, ये मेथड होता है इसको इनिशियलाइज करने का। इनिशियलाइजेशन तो आपने पढ़ा था कि यहाँ पे हम साथ ही वैल्यू को भी असाइन कर देते हैं। और अगर आपने इसकी वैल्यू दोबारा से असाइन करनी हो, तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, CH1 असाइनमेंट स्टेटमेंट, और आगे आप कोई भी, यहाँ पे 1 भी लिखा जा सकता है। अब 1 नंबर वाला 1 नहीं है, 1 एक करेक्टर है जो कि CH में स्टोर है। तो जब आप सिंगल कोड के अंदर डिजिट्स भी लिखते हैं, तो वो नंबर्स नहीं रहते, बल्कि वो करेक्टर्स बन जाते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है, अच्छा आपके पास एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वर्ड मेन के अंदर हम सारे प्रोग्राम्स लिखते हैं। मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखती हूँ, वर्ड मेन। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और वो बाकी सारी चीज़ें ऐड करना आपको बताया था। मेन बॉडी के अंदर सबसे पहले हम जब प्रोग्राम आप लिखेंगे, प्रोग्रामिंग आप करेंगे, तो स्टार्ट में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा देते हैं जितने हमने यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे हमें करेक्टर यूज़ करना है, तो हम करेक्टर लिखेंगे, और CH1 एंड CH2। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं आपको साथ ही सेंटेक्स और रूल्स भी बताती जाती हूँ, ताकि आप लोगों को करेक्टर डेटा टाइप, दो वेरिएबल्स बनाए हैं जिनकी डेटा टाइप करेक्टर है। तो इनको लिखने का मेथड क्या है, CH1 दो बनाने थे, एक बनाना हो तो ये मैंने आपको बताया था, आप इक्वल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप में एक से ज़्यादा बनाने हैं सेम के, तो आप कोमा के साथ उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। CH1 CH2 जितने भी आपने बनाने हैं, एक या दो या तीन, जितने भी। उसके बाद हमने इनको, आपके पास एक फंक्शन यूज़ हुआ है क्लियर स्क्रीन का, ये आपके पास बिल्ट इन फंक्शन होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अगर हमने पहले कोई प्रोग्राम रन किया था, तो उसका जो आउटपुट हमारी आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है, उसको रिमूव करने के लिए आप ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करते हैं, या आप एज इट इज़ बहुत से प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे। इसके बाद अब वैल्यू असाइन करनी है, हमने CH1 को इक्वल कर दिया है 1 के या 2 के, ये जो भी आप वैल्यू यहाँ पे देना चाहें। तो सिंटैक्स क्या है वैल्यू असाइन करने का, CH वेरिएबल का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, और क्योंकि ये करेक्टर है तो सिंगल कोट के अंदर लिखना है। आप इसको इक्वल्स टू 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो फिर नंबर बन जाएगा, और जब आप यहाँ पे नंबर देंगे तो वो कहेगा CH तो करेक्टर था, इसमें नंबर तो आ ही नहीं सकता। लेकिन जब आप इसे सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे, तो वो इसको एज ए करेक्टर डील करेगा। फिर CH2 को भी इसी तरह वैल्यू असाइन कर दी, इक्वल्स टू 5। तो वेरिएबल डिक्लेयर करवाने का मेथड, डेटा टाइप लिखें, आगे वेरिएबल्स के नाम लिखें। एक है तो एक लिख के सेमीकोलन डाल दें, ज़्यादा है तो कोमा के साथ ज़्यादा लिख दें। अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे इंटीजर भी कराना होता, तो इंट ए लिख देती। तो अगर डेटा टाइप डिफरेंट है, तो फिर आपने अलग अलग उन्हें डिक्लेयर करवाना है। अगर एक ही है, तो आप कोमा के साथ उनको डिक्लेयर करवा सकते हैं। उसके बाद वैल्यू असाइन की है, CH इक्वल्स टू 2 और CH2 इक्वल्स टू 5। और उसके बाद यहाँ पे सम का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। सम भी हमारे पास एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करवाना था,
सम का। तो सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सम में उन्होंने क्या किया है, इक्वल किया है CH1 प्लस CH2 सेमीकोलन। जितने भी स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं उन सब के एंड पे सेमीकोलन जरूर आता है, ये सी स्टेटमेंट लिखने का रूल है। अब देखिए सम को हमने क्या वैल्यू असाइन की है, यहाँ पे अब हमने एक्सप्रेशन दिया है। कल के लेक्चर जो मैंने आपको दिया था कि आप एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, वेरिएबल नाम, इक्वल का साइन और उसके आगे कोई भी ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं। अभी हमने CH1 और CH2 को प्लस करना है तो हमने CH1 प्लस CH2 लिखा है। वो क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा और जो आंसर आएगा उसको सम को असाइन कर देगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है। इसके बाद अब हमने इसका आंसर शो करवाना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ, ये आपने नेक्स्ट चैप्टर में प्रिंट एफ और स्कैन एफ ये आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको सिर्फ अभी मैं लिख रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही। सम इक्वल्स टू परसेंटेज डी क्या है, ये भी अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और यहाँ पे सम, ओके। अब ये अगेन पूरा एक सेंटेक्स फॉलो हुआ है जो आप अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किए बगैर ये कि आपने सम को डिस्प्ले करवाना था, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट लिख दिए कि आउटपुट में वो इसको शो कर देगा। और फिर उसके बाद एक और फंक्शन हमारे पास आ जाता है गेट CH का, ये भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे और आपकी बॉडी प्रोग्राम की एंड हो जाती है। ये हमने एक पूरा प्रोग्राम लिखा है छोटा सा, जिसकी हर स्टेटमेंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो 2-3 वेरिएबल्स बनाएगा, मेमोरी लोकेशन बनेगी यहाँ पे। अगर मैं जब ये अगर हमारे पास ये मेन मेमोरी है तो इसके अंदर वो 3 वेरिएबल्स, जब हमने क्या कहा था कि जब हम कैरेक्टर डिफाइन करते हैं इन तो वो साथ ही उनकी मेमोरी लोकेशंस बना देता है। हमारे पास 3 बन जाएंगे, एक में CH1 की वैल्यू आनी है, फिर हमारे पास दूसरा बन जाएगा CH2 का, और फिर थर्ड हमारे पास बन जाएगा सम का। ये कहीं पे भी बन सकते हैं इसलिए मैं यहाँ पे इन्हें आगे पीछे लिख रही हूँ। जब आप CH1 को वैल्यू देंगे तो इसमें वो वैल्यू 2 जो कि करेक्टर वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, इसका नाम CH1 ही रहेगा। फिर जब आप यहाँ पे वैल्यू देंगे तो यहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगा। फिर आपने सम को किया CH1 इक्वल्स प्लस CH2, तो यहाँ पे 2 प्लस 5 तो 7 आता है, लेकिन आंसर हमारे पास आ रहा है 104। अब ये 104 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये करेक्टर्स थे, ये नंबर्स नहीं थे। जब यहाँ पे हम करेक्टर्स को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आस्की कोड आपने पढ़े थे। आस्की कोड बेसिकली करेक्टर्स की न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। तो 2 की न्यूमेरिक वैल्यू करेक्टर 2, इसको इस तरह से लिख देती हूँ, 2 की न्यूमेरिक वैल्यू आस्की कोड में क्या है, 50 है। और 5 की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमारे पास होगी 54 है इसकी, तो 53 होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 53 होगी। तो जब वो प्लस करेगा तो 2 और 5 को नहीं प्लस करेगा, इनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू आस्की कोड में उसके पास सेव होती है उसको प्लस करेगा। वो 50 और 53 को प्लस करेगा तो सम का आंसर हमारे पास 103 आ जाएगा, बजाय इसके कि 2 प्लस 5 करके 7 आए, यहाँ पे हमारे पास 103 आ जाएगा। तो जब आप करेक्टर्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो करेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए पहले उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज जो कि आस्की कोड में गिवन होती हैं उनको यूज करता है। जैसे अगर मैं a प्लस बी करती, तो अगर ये a एक करेक्टर होता और इसी तरह b भी एक करेक्टर होता, तो हमें पता है कि ये a की वैल्यू आस्की कोड में 97 होती है, स्मॉल a की, और इसमें
बी की वैल्यू फिर 98 होनी थी, तो इन दोनों को प्लस करके उसने आंसर हमें देना था। तो कैरेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा आस्की कोड्स को यूज़ किया जाता है, और आस्की कोड आपने पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में, और ये पैराग्राफ में डिटेल में एक्सप्लेन है, आप इन्हें भी दोबारा से एक दफ़ा पढ़ लें। अच्छा, इसके बाद एक्सप्रेशन को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कल के लेक्चर में आपके ये टॉपिक भी था। अच्छा, उसके बाद आपके पास ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स क्या हैं? वो सिंबल्स जो आप किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं, जो कि बताते हैं कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, ये सारे ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कल के लेक्चर में आपको दिए गए थे कि आपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करनी होती है। इसमें एक डिवीजन के लिए दो ऑपरेटर्स थे, एक डिवीजन का होता है और दूसरा मॉड्यूलस होता है। इनको भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब सी लैंग्वेज में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। एक तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आप पढ़ चुके हैं, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट, इनको हम बारी बारी सारे ऑपरेटर्स को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। डिवीजन नेक्स्ट आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और उसके बाद आपके पास डिवीजन ऑपरेटर की वर्किंग है, जो कि कल के लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम ये सारे टॉपिक्स आप एक बार रिवाइज कर लें, इनमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।